इंडिया न्यूज वायरल। मैं आज इंडिया न्यूज वायरल में एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आया हूं जिसके बार बार आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। जीत गया भाई, जीत गए। आज तेजस्वी भैया जीत गए। मैं उनके बारे में क्यों बोल रहा हूं पता है आपको? तेजस्वी भैया तेजस्वी भैया के बारे में लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया चुनाव हार गए हैं, लेकिन शायद तेजस्वी भैया चुनाव हार कर जीत गए हैं। मैं आपको जो आंकड़े आज बताने जा रहा हूं वो आंकड़ा आपको भी सुनकर ताज्जुब होगा। आप पहले उन आंकड़ों को देखिए। दो ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आज उसके बारे में लिखा है। मैं उन पत्रकारों के बारे में शायद आपको बताना चाहूंगा। अनिल जैन हैं, दिल्ली के एक पत्रकार हैं। वो लिखते हैं बिहार विधानसभा में यानी एनडीए यानी भाजपा और जनता दल यू के गठबंधन को जैसे तैसे जीत हासिल हुई। जीत का जो मुख्य धारा के मीडिया और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा चमत्कारिक जीत बताया जाना जरा भी हैरान नहीं करता है। ये सीनियर पत्रकार हैं, वो ये बात कह रहे हैं, हैरान नहीं करते, क्योंकि पूरे चुनाव अभियान के दौरान स्पष्ट तौर पर दिख रही हार का, जो कि मैं कह सकता हूं दिख के हार का मतगणना के अंतिम क्षणों में तंत्र यानी चुनाव आयोग की मदद से जीत में तब्दील कर देना और फिर उस जीत को लोकतंत्र की जीत बताना भाषा में चमत्कार ही कहा जा सकता है। मनी शालीन भाषा में उन्होंने कहा है चमत्कार ही बताया जा सकता है। मतलब उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं किसी तंत्र का उपयोग किया गया है और उपयोग के दौरान में तेजस्वी को हराया गया है और एनडीए को जितवाया गया है। अब देखिए फिर वो कुछ लिखते हैं उसमें, पिछले कुछ वर्षों के दौरान चुनाव आयोग की मदद से कई मौकों पर जनादेश को बदला गया है। लिहाज मैं ये कह सकता हूं कि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई जनादेश किसी और को मिलना है और उस पर वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उनको बदला गया है। लिहाजा बिहार में भी ऐसा होना कतई हैरान नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने 1 नवंबर को फिर से साबित किया कि उसकी स्वायत्तता का अपहरण हो चुका है। मतलब वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो स्वायत्तता है, जो स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, स्वतंत्रता, उनके उस पर अपहरण का उन्होंने सीधा आरोप लगाया है और अब उसकी हैसियत सरकार के रसोई घर जैसे हो गई है। मतलब उन्होंने तेजस्वी के लिए लिखा है, जो मैं सरकार में अगर वो गठन नहीं बना पाए, सरकार नहीं बना पाए, तो उन्होंने लिखा है जो चुनाव आयोग है वो अब सरकार की रसोई घर की हैसियत रखती है। देखिए फिर वही लिखते हैं, जहां पर खाना पकता है वो जहां पर जो चाहेगी वो सरकार बना सकती है। मतलब सरकार चुनाव आयोग को चलाती है। ये सीधा आरोप है। अनिल जैन जो पत्रकार है दिल्ली के, वो सीधा आरोप है। वो लगाया कि तेजस्वी भैया चुनाव जीत रहे थे लेकिन उनको चुनाव में उस षड्यंत्र के तहत में हरा दिया गया। और जो ईसी है, मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाया है, वो चुनाव आयोग जो है कठपुतली है सरकार की और उन्हीं के घर में जो रसोई पकता है, जो चाहेंगे वो वही करेंगे। देखिए जी हाँ, जो भी हो, बहरहाल माना तो यही जाएगा कि एनडीए विजेता है, क्या कि भाई चुनाव आयोग ने उनको बोला है तो एनडीए तो विजेता है और सर्टिफिकेट भी उन्हीं को मिला है, इसलिए माना यही जाएगा कि वही चुनाव के विजेता और चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है। दूसरी ओर भाजपा के तमाम नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए मुख्य धारा के मीडिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अजय और महानायक बताना भी शुरू कर दिया है। अब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने भी मीडिया चैनल है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीडिया मतलब कि महानायक बताना शुरू कर दिया है। यह भी आरोप उन्होंने मीडिया के ऊपर आरोप लगाया है, जिस तरह से लोग मीडिया को गोदी मीडिया कहकर बुलाते हैं। और शायद बिहार चुनाव के बाद में कई ऐसे पत्रकार हैं जो कटाक्ष कर रहे हैं गोदी मीडिया की तरह मोदी को महानायक बताना जो है गलत है और मोदी को महानायक लोग बता भी रहे हैं, जैसे कि कल सारे चैनलों ने मोदी का महिमा मंडन किया था। उसी तरह अब यहां लिखते हैं, एनडीए को जैसे तैसे मिली जीत को भले ही विपरीत परिस्थितियों में मिली महान जीत और नरेंद्र मोदी को इस चुनाव का महानायक बताया गया, लेकिन हकीकत यह कतई नहीं है। चुनाव नतीजों में उभरे तथ्य बताते हैं कि तकनीकी या आधिकारिक तौर पर भले ही एनडीए ने जीत हासिल की हो, लेकिन इस चुनाव के महानायक नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं आपको, तेजस्वी यादव के बारे में लोग कह रहे हैं वो चुनाव हार कर भी जीत गए हैं। इसके पीछे मतलब मोदी को महानायक ना बता करके आप महानायक तेजस्वी यादव को बताएं, ये उनका साफ तौर पर कहना है। देखिए जिनका गठबंधन बहुत से कम चंद कदमों पर दूरी रुक गया था, वो ऐसे लोगों को वो महागठबंधन के तो महानायक बता रहे थे। भाजपा के लिए तो संतोष की बात सिर्फ यही नहीं है कि एनडीए को बहुमत हासिल हो गया, उसके लिए इससे भी ज्यादा संतोष की बात यह है कि अब वह बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मतलब 74 सीटों के बाद वह लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है, इसलिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा अभी के चुनाव जीत जाने के बाद वो भाजपा को मिला है। क्योंकि जदयू कभी चुनाव में मतलब बिहार चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जदयू खिसक करके 44 पर सिमट कर रह गई है, इसलिए शायद ये बताया गया है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है।
हालांकि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उनकी हसरत पूरी हो सकी है, ये भी सच्चाई है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी है। अब जिस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, एनडीए, बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बिहार में, जो विधायक है। हालांकि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उसकी हसरत पूरी नहीं हो सकी। आपको बता दूं कि जिस तरह से 75 आरजेडी को मिली है और 74 बीजेपी को मिली है, इसलिए उनकी हसरत जो थी, जिस तरह से पूरा तंत्र चुनाव में, जिस तरह से मोदी से लेकर के उनके जितने कैबिनेट मंत्री हैं चुनाव में लगभग उतरे थे और आरजेडी के तेजस्वी को पटकनी देने के लिए, ये कह सकते हैं मात देने के लिए पूरी तरह से लगे थे कि हमारी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और एनडीए के बाद मैं कह सकता हूं कि महागठबंधन के तेजस्वी तेज रफ्तार तेज सरकार का जो उन्होंने नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में मैं कह सकता हूं पूरी तरह से सफल रहा उनका। इसीलिए लोग ये बात कह रहे हैं कि गोदी मीडिया मोदी को महानायक बता रही है और तेजस्वी को अब जिस तरह से महागठबंधन की हार का ठीकरा होने बता रही है। मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ दूं, अभी का अपडेट है, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है और आरजेडी विधायक दल का भी उनको नेता चुन लिया गया है। उनके घर पर हार का मंथन चालू हो चुका है कि हमारी पार्टी क्यों हारी, इस पर वो मीटिंगें कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है और वो बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में गजब की उठापटक हो रही है, कांग्रेस में ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। बड़े बड़े नेताओं भी इससे अब भागते फिर रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब रही है। कांग्रेस पिछली विधानसभा से चुनाव 2015 की मैं बात करूं, 2015 में 19 से घट करके वो सीधा, आपको मैं बताऊं, वो 40 से घट करके 19 पर आ गई है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत ही खराब है और बीजेपी का जो नारा है कांग्रेस मुक्त शासन, मतलब वो कहीं ना कहीं उस रूप में शामिल होते दिख रहे हैं। अगर कांग्रेस ने अपनी मनोस्थिति नहीं बदली और अगर यही हाल रहा कांग्रेस का, तो आने वाले और भी कई विधानसभा में कांग्रेस को बीजेपी मात देते हुए नजर आएगी। मतलब मैं साफ तौर से कह सकता हूं आपको, अगर बड़े बड़े पत्रकार तेजस्वी के लिए कुछ लिख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दम है। चलिए अब मैं वोट प्रतिशत की बात करूंगा आपसे। हालांकि यही नहीं, तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को कुल मिले वोट भी एनडीए को वोटों से कम नहीं है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को 38-38% वोट मिले हैं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा समीकरण है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, चुनाव आयोग को आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले करीब 4 करोड़ जो लोग थे, 23.1% हिस्से ने राजद को अपना समर्थन दिया। यानी कुल 97,36,242 लोगों ने लालटेन पर बटन दबाया। यह भी ताजुब करने वाली बात है। आप सोचिए, 23% लोगों ने राजद को वोट दिया, 23.1% लोगों ने। मतलब अगर मैं उसको वोट के समीकरण में जोड़ू, 97,36,242 लोगों ने लालटेन पर अपना बटन दबाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अकेले तेजस्वी, राघोपुर से चुनाव लड़ते हुए स्टार प्रचारक बनते हुए अकेले तेजस्वी ने अपने मत पर, अपने पार्टी के लिए और अपने विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए जो मत अपने तरफ किया है वो 97, करीब 1 करोड़ का आंकड़ा। मतलब ये भी कम नहीं होता है। आप सोच सकते हैं इसके बारे में, करीब 97 लाख, मतलब सोचिए 97,36,242 लोगों ने उनको मत दिया है। अब इसी तरह आपको सोचिए, भाजपा इस मामले में राजद के बाद दूसरे नंबर पर ही, मतलब भाजपा यहां पर दूसरे नंबर पर है। केंद्र के बड़े बड़े नेताओं, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, केंद्र के, राज्य के भी उनके जो नेता थे वो भी, और साथ में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली करते हुए नजर आए इस चुनाव में, बिहार चुनाव में। लेकिन हुआ क्या, आंकड़ों के हिसाब से काफी पीछे रहे वो। अब मैं उनका आंकड़ा आपको बताऊंगा। भाजपा इस मामले में दूसरे नंबर पर रही, उसे 19.46% लोगों ने पसंद किया और वोट दिया। यानी 82 लाख, 82 लाख, मैंने 82,01,408 लोगों ने कमल पर बटन दबाया। आप खुद सोचिए, कहां 82 लाख और कहां 97 लाख। इस आंकड़े में कम से कम मैं कह सकता हूं आपको 10 से 12 लाख का आंकड़ा कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन आप इसके अंदाजा देखेंगे, 23% पर वोट का समीकरण अगर बढ़ता है, लेकिन उस जगह पर कमल को जो बटन दबाया गया वो 82,01,000 लोगों ने दबाया, और वहीं राजद को जो बटन दबाया गया 97,36,248 लोगों ने बटन दबाया। तो आप सोच सकते हैं, जो मैं कह रहा था वोटों का जो आंकड़ा था, और वोट के आंकड़े के तहत में, और यह आंकड़ा मेरी तरफ से नहीं है, यह आंकड़ा आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग ने अपने आंकड़ा बताया है, और उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से मैं आपके सामने यह आंकड़ा लेकर के बैठा हूं। मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैंने कहा जीत गए भैया, जीत गए तेजस्वी भैया, जीत गए।
क्यों? आपको पता है तेजस्वी भैया के ऊपर मैंने देखा है, आपने तेजस्वी भैया के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी भैया के साथ में कन्हैया कुमार माले, महागठबंधन के ही वो लोग सब सारे एक साथ रूप में आए थे। ये सारे लोगों ने नेता माना अपना तेजस्वी यादव को। अब पिछले विधानसभा चुनाव का अगर आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उस समय तीसरे नंबर पर ही भाजपा को वोट हासिल करने में मामले में सबसे आगे थी। उस चुनाव में भाजपा को जो सीटें महज 53 सीट मिली थी, उसी में उन्हें 24.42% यानी 93,08,015 मतदाताओं ने अपनी पसंद का कमल पर बटन दबाया था। मतलब आप सोचिए, पिछले विधानसभा में भाजपा मैंने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मैं कहूं कि नहीं उभरी थी, लेकिन उस चुनाव में भाजपा को 53 सीट मिली थी। लेकिन इस साल से ज्यादा वोट का समीकरण मैं कहूं उनको, पिछले विधानसभा 24.42% वोट, 93,08,000 वोट भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन अब आप खुद देखिए, जब उनको 24 में मिलता है तब इसी तरह मतदाताओं को अपना पसंद बनाया था भाजपा ने। लेकिन वहीं सबसे ज्यादा 81 सीटें जीतने वाले राजद को 18.35% वोट मिले थे। ये मैं 2015 विधानसभा की बात कर रहा हूं। 81 सीट जीतने वाले राजद को 18.35% वोट मिले थे, यानी कुल 69,95,500 लोगों ने 509 लोगों ने वोट दिया था राजद को। सोचिए, ये पिछले चुनाव का था। पिछले चुनाव के मुकाबले राजद को 4.5, पिछले चुनाव के मुकाबले 2015 चुनाव के मुकाबले मैं कहूं 2020 में राजद को 4.75% वोट यानी 27,40,733 वोट ज्यादा मिले हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में। सोचिए आप, इसमें भी इस तेजस्वी का जो जनाधार था, राजद का जो जनाधार था, तेजस्वी के जनाधार की वजह से आज 27 लाख लोगों ने सबसे ज्यादा वोट माने इस विधानसभा में उनका वोटिंग जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। अब आपको मैं इसी के तहत मैं बताता हूं, जबकि भाजपा पिछले चुनाव में, भाजपा जो पिछले 2015 की मैं बात करूं, पिछले विधानसभा में भाजपा को वोट शेयर की अगर मैं बात करूं 6% की गिरावट देखने के साथ साथ इस बार 11,06,677 वोट कम मिले हैं। मतलब उनके 6% वोट भाजपा के नीचे गिरे हैं और 11,06,677 वोट उनको इस बार से कम मिले हैं। आप देखिए, 11,06,607 वोट कम मिले इस विधानसभा में। पिछले विधानसभा के मुताबिक इस विधानसभा में उनको वोट कम मिले। चुनाव आयोग में सबसे तगड़ा झटका मैं कह सकता हूं, सबसे तगड़ा झटका 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार को। मतलब जो 7वीं बार जो शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं हमारे नीतीश कुमार, जो अब सीएम बनेंगे, उनको झटका लगा और उनकी पार्टी को लगा। हालांकि उनके मुख्यमंत्री बनने पर अभी भी संशय की स्थिति है। जिस तरह से अब उन्होंने एक मांग कर दी है कि जब तक चिराग पासवान एनडीए से बाहर नहीं होंगे, शायद इस तरह का भी संशय चल रहा और उन्होंने बात कही है। बात अब ये देखने वाली स्थिति होगी कि क्या एनडीए से बाहर होते हैं, मतलब बिहार के एनडीए से नहीं, बिहार उनका जो गठबंधन केंद्र में है उस केंद्र के गठबंधन से क्या एनडीए से बाहर होते हैं चिराग पासवान, जो उन्होंने मांग की है। अब मैं आपको बताऊं, जो वोटिंग परसेंटेज में मैं बात कर रहा था, हालांकि जो मैं कहा कि अब उनका संशय कुछ नहीं है, वो सीएम बनेंगे, इस पर बना हुआ। उनके जनता दल यू को पिछले विधानसभा में 72 सीटों के मुकाबले इस बार महज 43 सीटें मिली है। मतलब सोचिए, वो 50% 60% के दायरे पर आगे रुक गए हैं। पिछली बार उनको विधानसभा में 2015 की बात करूं तो 72 सीटें मिली थी, लेकिन महज इस चुनाव में उनको 43 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ा। उसने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मतलब भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था जदयू ने, लेकिन वो 43 सीट जीत करके आते हैं। अब देखिए, मैं बात करूं उनके वोटिंग परसेंट की। इस चुनाव में जो उनका वोटिंग परसेंट चुनाव लड़ाया था 15.4%, यानी 64,84,414 लोगों ने उनको वोट दिया है। मतलब जदयू को 64,04,414 लोगों ने वोट दिया है, जबकि पिछले चुनाव में उसने 100 सीटों पर चुनाव लड़कर 16.83% वोट हासिल किए थे। जाहिर है, पिछले चुनाव की बात करूं तो पिछले चुनाव के मुकाबले में इससे उन्हें जो मत प्राप्त हुआ, भारी मत में गिरावट आई है। जदयू को लोगों ने नकारा है लगता है इस बार। मैं नकारा इसलिए भी बोल सकता हूं क्योंकि जिस तरह से लोजपा ने जदयू का काट किया, शायद उस जगह से भी उनको कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी को कई सीटों पर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी ने काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बारे में साफ दिखाई दे रहा था कि उससे अलग चुनाव लड़ने के फैसले को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि शुरू में तो सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। भाजपा नेतृत्व का मकसद चुनाव में नीतीश कुमार को कमजोर करना है और चिराग का अलग से चुनाव में उतरने का फैसला भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जैसा कि सारे जितने भी बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही बी टीम की तरह काम कर रही है।
चिराग पासवान को भाजपा ने ही उकसाया है और वो उनके तहत ही काम कर रही है। अब ये जो आरोप है बड़े बड़े पत्रकार लगाते गए हैं, कुछ चैनल ने भी आपको दिखाया, और जिस तरह से चिराग ने कहा कि मैं मोदी भक्त हनुमान हूं और जब जरूरत पड़ेगी मैं अपना सीना फाड़ के दिखा दूंगा, तब उस जगह पर चिराग पासवान ही नजर आएंगे। लेकिन चलिए, अब ये तो मैं आपको बता रहा था चिराग पासवान का, अब फिर उस पर आता हूं मैं आपको। चिराग तो पहले ही साफ कर चुके थे मैदान में उतरने से पहले, और उनकी पार्टी सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार होंगे, जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, वहीं पर वो अपना चुनाव लड़ेंगे। मतलब उन्होंने साफ तौर पर कहा था, मतलब साफ था, मोदी तुझसे बैर नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। जो मतलब ये कह सकते हैं कि जिस तरह से नुकसान उठाना पड़ा है आखिर किन को, जदयू के नेता नीतीश कुमार को, लोजपा के नेता चिराग पासवान के चलते, इसीलिए मैं ये कह सकता हूं मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। तो ये कारनामा शायद उन्होंने कर दिया। हालांकि भाजपा दूसरी और तीसरी श्रेणी, हालांकि मैं कह सकता हूं जो भाजपा पार्टी है वो दूसरी और तीसरी श्रेणी के नेता चिराग के इस फैसले की आलोचना करते हुए नीतीश कुमार को ही अपने गठबंधन का नेता बताते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में चिराग के फैसले पर कुछ नहीं कहा, जबकि चिराग पासवान पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए नरेंद्र मोदी को अपना नेता बताते रहे। चिराग पर मोदी की चुप्पी से रहा संशय भी खत्म हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं जिस तरह से मोदी अटैक होते हैं किसी भी नेता के ऊपर, अगर उनके पार्टी के या कि एनडीए के सर कोई विश्वासघात करता है तो अटैकिंग होते हैं। इसलिए यह भी कहा जा सकता है पूरे समीकरण में कि मोदी का कहीं ना कहीं से इसमें किसी भी बीजेपी का हाथ हो सकता है चिराग को भड़काने में, चिराग को अलग करने में, एनडीए से अलग करने में चिराग का कहीं ना कहीं किसी रूप में मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी का ही उसमें रोल हो सकता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का हुआ तो भाजपा का हुआ, और नुकसान अगर किसी का हुआ मैं कह सकता हूं तो जदयू के नीतीश कुमार का हुआ। अब लोजपा को समझना चाहिए, लोजपा ने अगर अपने कैंडिडेट उतारा था तो क्या उन्होंने कैंडिडेट हारने के लिए उतारे थे? क्या उनकी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो जितने 143 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, तो क्या हारने के मकसद से उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे? क्या भाजपा को जितवाना ही उनका मकसद था? क्या जदयू को नुकसान पहुंचाना ही उनका मकसद था? अगर ये मकसद था तो मैं कहता हूं कि ये उनका गलत मकसद था, क्योंकि शायद अब उनके ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर शायद ही कोई भरोसा करे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान ने कहा ये मेरी हार नहीं है, ये नीतीश कुमार की हार है, मेरा जो मकसद था मैं उस मकसद में कामयाब हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चिराग पासवान जी को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए या किसी बीजेपी के लिए काम करने के लिए अगर उतारा था तो शायद आपने बिहार की जनता के साथ धोखा किया। और आपको मैं ये बात बता दूं कि अगर बिहार में अगर आपने जनाधार बनाया इस बार वोटिंग में, तो मैं कह सकता हूं आने वाले समय में आपके लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खैर जो भी हो, मैं आपको बता दूं, अब इस बात को आप समझिए, जिस तरह से मोदी ने अटैक नहीं किया तो चिराग पासवान के ऊपर, तो ये साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी रूप में वो भाजपा की टीम की तरह काम कर रहे थे। जो भी हो, चिराग पासवान की पार्टी भले सिर्फ एक सीट पर जीत मिली हो, पर लगभग 20 सीटों पर उसकी जो मौजूदगी थी साफ तौर पर जनता दल यू की हार का कारण बनी है। कई सीटों पर उसने जनता दल यू के जीत के अंतर को भी कम किया है। लोक जनशक्ति पार्टी 123 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए, माफ कीजिएगा मैंने इससे पहले 143 कहा था, उन्होंने 123 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 5.66% यानी कुल 23,83,457 वोट पाए हैं इस मैदान में, इस बार मत में उनको मिला है। यानी लोजपा को 5 लाख, मैं कहूं कि इस बार जो लोजपा ने चुनाव लड़ा है उनको 23,83,457 वोट मिले हैं। ये भी आंकड़ा कम नहीं होता है। 23 लाख अगर वोट उनको मिले हैं तो आप सोच सकते हैं, और 6%, कम से कम 6% वोट उन्होंने हासिल किए हैं। पासवान का एक अलग जनाधार होता है, आपको पता है। यहाँ भी हर गांव में लगभग 5 से 7 हजार वोट होते हैं पासवान के। रामविलास पासवान का एक अलग ही जनाधार वाले नेता थे। तो क्या चिराग पासवान ने मैं ये कह सकता हूं, क्या चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के जाते ही लूटी या डुबो दी? अब चलिए, ये जो बात था हम एनडीए की कर रहे थे। चुनाव में महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई कांग्रेस। उसने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव पर दबाव बनाकर अपने लिए 70 सीटें ली।
सोचिए, चुनाव पे दबाव बना करके महागठबंधन के नेता के ऊपर, तेजस्वी यादव के नेता के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बना के 70 सीटें हासिल की। लेकिन 70 सीटें ले तो ली, लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पार। वो 40 से सिमट कर 19 पर रह गए, जो कि पिछले चुनाव में लड़ी गई 40 सीटों में 30 से ज्यादा थी। कांग्रेस ने पिछला चुनाव राजद और जनता दल के साथ महागठबंधन में लड़ा था और 27 सीटें जीती थी। सोचिए, आप 27 सीटें जीत करके आए थे और इस बार कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीत करके आई। तो आप उनके आंकड़े भी देखिए। हालांकि कांग्रेस को कुल मिले वोट और वोट प्रतिशत में कुछ इजाफा हुआ है उनका, लेकिन ऐसा इस बार उसके उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हुआ। मतलब इस बार जो उनके उम्मीदवार पिछली बार 40 लड़े थे, तो इस बार 70 लड़े हैं, इसलिए शायद उनका समीकरण वोट के समीकरण में ज्यादा हुआ है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 6.66% वोट मिले थे। मतलब जितना पासवान को वोट मिला है उससे थोड़े अधिक वोट उनको मिला है। जैसे पासवान को 5.66 का वोटिंग प्रतिशत था, तो वहीं मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस को 6.66% का मतदान मिले हैं। ये मैं नहीं, ये चुनाव आयोग का आंकड़े हैं जो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन इस बार उसे मिले वोटों का प्रतिशत 9.5 रहा है, क्योंकि उन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा है, इसलिए 9.5% का वोटिंग उन्होंने हासिल किया है। कुल 39,95,003 लोगों ने उन्हें वोट दिया है। कांग्रेस को 39,95,000 यानी करीब 40 लाख लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है और कांग्रेस का मतदान इस बार करीब 40 लाख लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया। और कई आंकड़ों के मुताबिक वो काफी पीछे रहते हैं और 19 सीटों पर ही अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं। महागठबंधन में शामिल होने वाले वाम दलों ने जरूर लंबे समय बाद, हालांकि जिस तरह से मैं कह रहा हूं, जिस तरह से लेफ्ट का अस्तित्व खत्म हो चुका था, काफी अरसे बाद उन्होंने जो वापसी की है वो बेहतर, माने ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। तो चुनाव लड़ने के लिए उनके हिस्से में 29 सीटें आई थी, 29 सीटें आई थी, जिनमें 18 पर उन्होंने जीत हासिल की है। मतलब आप कह सकते हैं 100 में से उन्होंने 100% का काम किया है। कहा जा सकता है कि अगर हिस्से में लड़ने के लिए कुछ और सीटें आई होती तो अगर साधन उनके पास उपलब्ध होते और अपनी क्षमता से ज्यादा सीट वो लड़ते तो चुनाव का नतीजा कुछ और होता उनके लिए। खैर जो भी हो, फिलहाल तो बिहार की सत्ता एक बार फिर सपने के सौदागरों के हवाले हो गई है। मतलब सपने के सौदागर का मतलब है एनडीए के हवाले हो गई है। सीधा आरोप है उनके ऊपर। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने वादे के अनुरूप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करती है या नहीं। नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा में अपनी पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि आपको याद होगा उन्होंने 2014 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए यह देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस बार अपनी पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं। सवाल यह भी है कि आखिर बुरी तरह हार जाने के बाद भी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने का उनका दावा क्या नैतिकता के तकाजे का अनुरूप होगा। हालांकि जिस तरह से सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं और उनको सुशासन बाबू कहा जाता है, तो लोग कहते हैं कि वो जो बात बोलते हैं वो शायद करते हैं। इसलिए उनके ऊपर में ये माने लोग कह रहे हैं कि जो अपने पार्टी के हार का वो शायद अपने ऊपर ठीकरा फोड़े और शायद वो चुनावी समीकरण के तहत में उनको सीएम ना बने, इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं। तो ये बात है। हालांकि यह सवाल ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन नहीं, फिलहाल यह तो इस वक्त चुनाव का सबसे बड़ा हासिल है। तेजस्वी यादव के रूप में बिहार को अगले कुछ दशक के लिए एक नेता मिल गया। जो हम लोग बातें कर रहे हैं, मिल गया भाई, मिल गया। तेजस्वी यादव के एक नेता के रूप में ऐसे लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया कि आने वाले में एक दमदार रूप के तहत, मैं कह सकता हूं दमदार रूप के तहत वो रूप में पेश होंगे और अपनी जबरदस्त दावेदारी, मैं कह सकता हूं विपक्ष का नेता जिस तरह से उन्हें बना दिया गया। मतलब सदन महागठबंधन ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है, विधायक दल के नेता भी चुने गए, तो अब विपक्ष के नेता भी वो बनेंगे, सीधी सी बात है। तो सदन में इस बार मैं कह सकता हूं कि एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होगा सदन में उनसे भिड़ने के लिए, वो भी तैयार है। जो भी हो, हालांकि यह सवाल ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी को मैंने कहा कि एक नेता, दशक के नेता, एक काफी दशकों के बाद एक ऐसा नेता मिला जो बिहार में किसी के लिए शायद लड़ सकता है। उन्होंने मैं कह सकता हूं उन्होंने बिहार के बुनियादी सवालों को उठाते हुए चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं के स्तरहीन निजी हमलों को शालीनता से जवाब दिया। मतलब कि प्रधानमंत्री ने जब उन्हें जंगल का युवराज कहा था, उसके बावजूद उन्होंने शालीनता से उसका जवाब दिया। नीतीश कुमार ने जब उन्हें जंगल के युवराज और नीतीश कुमार ने जब उन्हें लालू के जंगल राज का युवराज कहा था, उसके बाद भी उन्होंने शालीनता के साथ अपना
कायम संयम रखा और उसके बाद उन्होंने संयम से चुनाव लड़ा, जिसकी बदौलत वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बन करके बिहार में आई। और उसी की वजह से मैं कह सकता हूं शायद पिछली बार से 83 सीटों में से घट करके 75 सीटों पर वो आए हैं, लेकिन उनकी स्थिति काफी मजबूत है। अब प्रधानमंत्री, जिस तरह से मैं कहूं, पार्टी के सबसे बड़े पार्टी की हैसियत दिलाकर अपनी क्षमताओं को उन्होंने साबित किया है। इस चुनाव के मैं वास्तविक महानायक वही है। मतलब लोग को अगर मैं कहूं मोदी को ना महानायक ना बता करके अगर तेजस्वी यादव को महानायक बोलना तो गलत नहीं होगा। ये इसलिए देखा, मैंने पूरे चुनावी आंकड़े आपके सामने रखा है। चुनावी आंकड़ों के दौरान मैंने आपको बताया कि आखिर वास्तविकता क्या थी, चुनावी आंकड़े किस तरह से, वोट प्रतिशत जो था किसके जदयू में क्या गया, लोजपा में कितना मिला, इसी तरह आपको परसेंटेज क्या था, इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा था पार्टी के पास। जिस तरह से भाजपा को जो वोटिंग परसेंटेज मिली है उसी के तहत चुनावी समीकरण उनके बना है। अगर मैं बात करूं अब आगे के हिसाब से तो आपको बताऊं इसी समीकरण के तहत उनको महानायक बोलना गलत नहीं होगा। मतलब तेजस्वी यादव के बारे में जो हम लोग कह रहे थे, चुनाव जीत कर भी मैं कह रहे थे, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि वो चुनाव हार गए लोग, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो हार कर भी चुनाव जीत गए हैं। क्योंकि अब बिहार में एक दशक के बाद आप देखें तो कोई एक ऐसा नेता आया है जो इस बार शायद सदन में बोलने के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। एक ऐसे नेता की अगर मैं बात करूं तो वो थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के बारे में अगर मैं बात करूं, अब अपने सहयोगी संतोष जी से मैं इस विषय पर बात करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो समीकरण था उस समीकरण पे कहां तेजस्वी यादव पीछे रह गए। मैंने आपको एक वोटिंग परसेंटेज भी समझाया, मैंने आपको बताया आखिर क्या था। हमारे साथ संतोष जी आ चुके हैं और संतोष जी से समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने कहा, हमारा जो थंब है, हमारे जिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, आखिर चुनाव जीत कर भी कहते हैं कि चुनाव हार कर भी कैसे जीत गए तेजस्वी यादव, मैं जो उनका थंब के उसका मैं पूरा मैंने आपको बताया। उस आंकड़ों के तहत में जो भाजपा को और जो जदयू को जो और आरजेडी को जो वोटिंग परसेंटेज मिली है उसके आधार पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा अपडेट आपको और कर दूं, तेजस्वी यादव के घर पर पूरे महागठबंधन की मीटिंग चल रही है और महागठबंधन का उनको नेता चुन लिया गया है। आरजेडी विधायक दल ने भी उनको अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसी तरह मैं कहूं तो अभी नीतीश कुमार के आवास में भी मीटिंगों का दौर चल रहा है और मीटिंग में किनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल हुआ आपको मैं बता दूं। मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए अभी उनके आवास पर सुशील कुमार मोदी जो मुख्यमंत्री थे पिछले विधानसभा में, वो पिछले चुनाव में, उसमें उनकी बात करें तो वो पहुंच चुके हैं। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार विधानसभा, तो वो भी पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र यादव उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। मंत्रिमंडल में शामिल कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन लोग शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ, ये बैठक के तय करने के लिए ये उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। और कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, इस पर भी आज वो चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, शायद दीपावली जो 14 तारीख है, 14 तारीख को दीपावली का जश्न मनाकर ये शायद मुझे लगता है कि 16-17 तारीख के आसपास, 17 तारीख को मैं कह सकता हूं ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खैर, मैं अपने क्वेश्चन पर वापस आता हूं। क्या मैं कहूं कि चुनाव में तेजस्वी जीत कर भी हार गए या हार कर भी जीत गए? क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपने चैनल के दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं कि वो लगातार पिछले 4 दिनों से हमारे साथ बने हुए और हमें अपार समर्थन दे रहे हैं, अपार प्यार दे रहे हैं। ये हमारे लिए अचीवमेंट है और हम उनका आभार करना नहीं भूलेंगे। अब देखिए, जिस तरह से हम लगातार अपने डिबेट्स के माध्यम से अपने दर्शकों तक जो बिहार का जो जनादेश है, हम उस पर गंभीरता से बात कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, और हम लोग लगातार इस बात को बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ है। देखिए, अभी जैसे कि आपने एक जो बड़े पत्रकार की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता करते हैं, जो बारीकी से बिहार की खबरों का आकलन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि अंतिम क्षण में क्या हुआ होगा। और देखिए, सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग पाक साफ नहीं है। जैसे बड़े बड़े संस्थान बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है एनडीए भाजपा की रसोई घर हो गई, इसकी इससे तुलना की जा रही है। इससे हास्यास्पद और कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देखिए, जैसा कि आपने भी बताया भी कि महानायक के तौर पर तेजस्वी उभरे हैं, इसमें
कहीं से भी दो मत नहीं कि महानायक के तरफ जैसे उभरे हैं। बड़े पत्रकार तो महानायक जैसे मोदी को बता कर बड़ी बड़े महिमा मंडन माने चैनल के बारे में कहा जा रहा था कि बड़े बड़े महिमा मंडन होगा, मोदी को महानायक बताया जाए, लेकिन मोदी को महानायक बताने के जगह पर मोदी की जगह अगर हम तेजस्वी को महानायक बोले तो गलत नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहना बड़े बिल्कुल ये होना भी चाहिए। जैसा कि देखिए हम लोग लगातार चुनाव कवरेज के दौरान हम लोग देख रहे थे इस चीजों को कि एक अकेला तेजस्वी और पूरा विपक्ष मतलब विपक्ष में पूरा एनडीए कुनबा हम कह सकते हैं, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी को तेजस्वी को रोकने के लिए 13-13 रैलियां करनी पड़ी बिहार में, बड़ी बात है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बना के उतारना पड़ा, जिन्होंने उसने ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में जो 5 सीट जो लाए हैं ना, वो 5 सीट जो लाए हैं वो महागठबंधन का सीट कटा है वो उससे। अब देखिए अभी हम सुबह एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने हमें समीकरण बताया, तो उनकी समझ अभी कहा जा रहा है कि लोजपा से जदयू को नुकसान हुआ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। नालंदा की हम बात कर रहे थे, नालंदा में 5 सीटें ऐसे जीता है जदयू ने, जहां की वो एकदम बिल्कुल वो सीट जो है आरजेडी को जा रहा था, लेकिन वहां लोजपा के कैंडिडेट होने के कारण वो सीटें जो आरजेडी को ना जाकर के वो जदयू को गई है। ये भी इस चीज को देखना पड़ेगा। हम चिराग को वोट कटुआ ही नहीं कह सकते, या चिराग को हम मतलब क्या बोल रहे हैं, मोदी का हनुमान ही नहीं बोल सकते, पर भाजपा का हनुमान नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं अगर इस पूरे चुनावी प्रकरण में अगर हमको ग्रेड देने की बात हो, अगर हमको अवार्ड देने की बात करें, तो निश्चित तौर पर आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं अभी, जो तेजस्वी यादव, उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अकेले अभिमन्यु की तरह पूरा मैदान संभाला। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का जनाधार घट चुका है, चाहे सेंट्रल की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, बिहार की बात करें, वाकई वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टी से भी बुरा हाल में स्थिति में चली गई। ओवैसी जैसा जिसका बिहार में कोई जनाधार नहीं है, वो 5 सीट लाती है, वीआईपी वो 4 सीट लाती है, हम 4 सीट लाती है, उसके जगह पर हम अगर कांग्रेस को खड़ा कर दें तो कहीं से भी अब कांग्रेस के साथ अलायंस करने की कोई बात नहीं होती, और यही तेजस्वी चूक कर गए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद सोचिए, अगर लोजपा जिस तरह से लोजपा ने कहा कल बहुत ही मैंने हास्यास्पद है वो जो उनका बयान था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, मेरा जो मकसद था मैं उस मकसद में कामयाब हो गया। मतलब आप खुद सोचिए, अगर भाजपा के तहत मैं बात करूं कि वो आपको पता होगा, भाजपा अगर काम करती है और भाजपा अगर कई जगह पर रैलियां करती है, तो उनके विपरीत में कोई भी होता है उसके ऊपर अटैक करना वो नहीं चूकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, झारखंड में चुनाव होता है और झारखंड में जब नरेंद्र मोदी आते हैं, इसी तरह सरयू राय ने, मैंने बगावत नहीं कह सकता हूं मैं, सरयू राय को जिस तरह से टिकट नहीं मिला, और सरयू राय जब टिकट नहीं मिलने का तो निर्दलीय चुनाव लड़ने को उन्होंने ऐलान किया, क्योंकि उन्होंने भी कहा था मैं आखिरी बार चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरी भी लाज रखी जाए, क्योंकि सरयू राय एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, एक बड़े पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और कई मुख्यमंत्री को तो भाई उन्होंने जेल भेजा। लालू प्रसाद यादव अगर सजा काट रहे हैं जेल में तो ये उन्हीं का देन है। सरयू राय का नाम लेना मैं बताना चाहूंगा, मधु कोड़ा को जेल भेजा, लास्ट में उन्होंने हार पार कर ये कहा ऐसा ना हो कि मेरे साथ में तीसरी बार मैं किसी ऐसे मुख्यमंत्री को जेल भेज दूं जो मैं चाहता नहीं हूं। उन्होंने ये बात कहा, उनको हट करके यहां भाजपा ने चुनाव लड़ा। यहां की स्थिति आपको पता है क्या हुई, कितनी भयानक, कितनी दर्दनाक, मैं कह सकता हूं दयनीय स्थिति यहां पर भाजपा की हो गई। 25 सीट भले यहां पर जीत करके आई, लेकिन यहां जीती जिताई सीट भाजपा हार गई। पूरा कोल्हान में भाजपा साफ हो गया, सिर्फ एक सरयू है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आते हैं, पिछली बार जब वो चुनाव में आए थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा था सरयू राय मेरे कैसे मित्र हैं जिनको मैं आज से नहीं, पुराने संबंध है मेरे, मैं पुराने मित्र हैं मेरे। जब वो पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उसके बाद, लेकिन आप खुद सोचिए जब निर्दलीय चुनाव लड़ते, जब यहां आते हैं तो वो साफ कहते हैं जो भाजपा में है वो मेरा मित्र है, वो मेरा दोस्त है, भाजपा के बाहर जाते ही वो मेरा दुश्मन हो जाता है। ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन आज आप खुद सोचिए, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं बिहार में, और अपनी 123 सीटों पर चुनाव लड़े। 123 सीट पर चुनाव लड़ने पर सिर्फ एक सीट पर उन्होंने जीत हासिल की, एक सीट पर, और 20 सीटों पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया कहीं ना कहीं जदयू को, 20,000, 25,000, 7,000, 8,000 वोट काट करके। लेकिन अगर
जिस तरह से मोदी अटैक नहीं हुए लोजपा के ऊपर, तो मैं ये कह सकता हूं, या और कई लोग ये बात कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाजपा का समीकरण तय था पहले से। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि क्या लोजपा अपने 123 कैंडिडेट के साथ खिलवाड़ कर रही थी? सबसे बड़ी बात, नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे थे। ये पूरा मैच जो है ये फिक्स था। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि मैच जो है बिहार चुनाव वो पूरी तरह से फिक्स था। बिहार चुनाव में जदयू का प्रभाव को कम करना ही बीजेपी का मकसद था। और इसकी पटकथा जो है ये आज से नहीं लिखी गई है, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है लोकसभा चुनाव से ही। आप देखे होंगे कि जब लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को वहां केंद्र में मंत्री पद ठुकरा दिया उन्होंने, तो इसकी पटकथा वहीं से लिखनी शुरू हो गई। आज अगर एनडीए भाजपा अगर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रहती तो आज नीतीश कुमार के पास में मलाईदार पोस्ट रहा होता। और इसकी पटकथा लेखन वहीं से शुरू हुई है, जो अब बिहार में आप इसको आज कहीं नोट कर लीजिए। अभी अगर बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया भी जाता है तो कुछ शर्तें होंगी, और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो हर चीज के साथ समझौता कर सकते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो पार्टी बदलना पड़े तो पार्टी वो बदलेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज भले गठबंधन धर्म की बात कर एनडीए सरकार बना ले, लेकिन अंदर अंदर ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। और इसमें जैसे कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात करें, जीतन राम मांझी, कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसके चलते इधर से होते रहे हैं। ये जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो बीच में आरजेडी मतलब महागठबंधन से अलग हुई थी, तो उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और ये अगर मान लेते हैं कि आरजेडी इन दोनों को प्रलोभन दे देती है डिप्टी सीएम और सीएम की, और अगर नीतीश कुमार की पार्टी में सेंधमारी करके 4 सीट भी अगर ले आते हैं तो क्या होगा बिहार का? आप उसको परिकल्पना कर लीजिए। तो नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर वो एक अवसरवादी राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। और अगर उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, अगर भाजपा जैसे बिहार में शराबबंदी के मामले को लेकर के जो नीतीश कुमार पर कई आरोप लगते रहे हैं, तो अगर शराबबंदी के मामले में भाजपा अगर थोड़ा सा भी दायां बायां करेगी तो वहां पर उनको सरकार से अलग होने में नीतीश कुमार को देर नहीं लगेगा। और भी कई मुद्दे हैं। उसके बाद फिर मंत्रालय की बात कर लीजिए। मंत्रालय में विभागों को बंटवारा को भी तमाशा होगा, क्योंकि वहां पर हम बैठी है, वीआईपी बैठी है। उसके बाद फिर आप चिराग पासवान की भी एक सीट आई है। तो ये चाहता है, मानिए कि बिहार में सत्ता भले एनडीए के हाथ चला, मतलब मैंडेट अगर कहा जाए तो वो एनडीए के पास चली गई है, लेकिन सत्ता पर बैठना इतना आसान नहीं होगा। भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा। वहां पे दोनों दल अगर हम कहें तो अंदर कुछ ना कुछ वहां चल रहा है बिहार में। आप देखिएगा कि एक सत्ता वेट कर लिया है, क्योंकि छठ है, दीपावली है, छठ है, तो इसके बाद वहां पर होगा। और जब होगा तो आप देखें कि चलिए, कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे नजीम अख्तर हैं, वो लिखते हैं आरजेडी जिंदाबाद, वो लिखते हैं। मैं आपको बताऊं कि वो सीधा साफ तौर पर कह रहे हैं, नजीम अख्तर आरजेडी जिंदाबाद। इसी तरह को एक है अजुद्दीन बेग, लिखते हैं सही बात है भाई, बीजेपी चोरी की है, ईवीएम का ही कमाल है, मोदी चोरी की है, ईवीएम का खेल है। मतलब वो कह रहे हैं भाई, इसी में फिर कह रहे हैं कि आरजेडी जिंदाबाद, सिद्दीकी जी कह रहे हैं। इसी तरह गूगल कह रहे हैं ईवीएम चोर बीजेपी। मतलब कि सीधा सीधा हर लोग आरोप लगा रहे हैं। कुरैश अली कह रहे हैं आरजेडी, मतलब आरजेडी आनी चाहिए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। देखिए, यहाँ भी अगर मैं बात करूँ डिजिटल कंटेंट की, मैं बात करूँ, अगर हम डिजिटल पे बात कर रहे हैं और डिजिटल पे लोग सामने आते हैं, और डिजिटल पे सबसे ज्यादा अगर मैं कमेंट करूँ, सबसे ज्यादा अगर कमेंट उनके लिए आते हैं आरजेडी 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 के कमेंट आ रहे हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी में हूँ, ना मैं किसी पार्टी के समर्थक हूँ, लेकिन हम जो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं या आपको हम बता रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं जो कभी चुनाव आयोग अपने आंकड़ों के हिसाब से रखता है। मैं उन आंकड़ों को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उन आंकड़ों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ऐसे इस वक्त कई लोग हैं जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी चुनाव कैसे हार गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके जो राज्यसभा सांसद हैं और उनके प्रवक्ता हैं आरजेडी के, मनोज झा ने भी आरोप लगाया था कि पूरा का पूरा खेल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन इसमें उनका साथ दे रही है, प्रशासन उनका साथ दे रहा है। 12 से 20 सीटें ऐसे हैं जहां हम चुनाव जीत रहे हैं 500 और 1000 के अंतर से
करके हमें चुनाव में हरा दिया जा रहा है। ये मनोज झा ने काउंटिंग के दिन कही थी। उसके बाद चुनाव, जिस तरह से चुनाव चल रहा था, चुनाव के बीच में और चुनाव में कई लोगों ने भी आरोप लगाए। पप्पू यादव ने भी ईवीएम के ऊपर खेल बताया, ईवीएम के साथ खेल हो गया। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि ईवीएम के साथ खेल हो गया। मैं कहता हूं कि ईवीएम के साथ जब खेल होता है तब आप चुनाव के वक्त ही ऐसी बातें क्यों करते हैं? चुनाव से पहले आप ये बात चुनाव आयोग तक अपनी बात को बैलेट पेपर तक पहुंचाने की बात क्यों नहीं रखते हैं अपनी? क्यों नहीं आप उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं? लेकिन जब चुनाव आता है आप ईवीएम के ऊपर आवाजें उठाते हैं। ये मैं कहता हूं, या ऐसे समय चुनाव के ऊपर या किसी भी लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाना कहीं ना कहीं किसी रूप में गलत है। क्योंकि अगर आप आवाज उठा रहे हैं तो चुनाव के वक्त आवाज ना उठा करके, मैं कहता हूं कि आने वाले और भी समय में बंगाल में चुनाव होना है, आप उस पर अभी मांग कर सकते हैं, वहां पर अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं कह सकता हूं बंगाल में बीजेपी मूव कर चुकी है, अब अगला टारगेट बंगाल चुनाव है बिहार के बाद। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ईवीएम के बारे में अगर किसी को आवाज उठानी है तो सारी पार्टियां एक साथ होकर के चुनाव आयोग के पास अपना शिकायत दर्ज करें। वापस मैं तेजस्वी के पास फिर जाता हूं। बात मैं तेजस्वी की कर रहा था, बात मैं महागठबंधन की कर रहा था। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कांग्रेस की, कांग्रेस को नुकसान हुआ, कांग्रेस को नुकसान आखिर क्यों हुआ, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। संतोष जी, क्या कांग्रेस में अब ऐसा कोई जनाधार वाला नेता नहीं है जो कांग्रेस को खड़ा कर सके? देखिए, थोड़ा रोकना चाहेंगे आपको। जो हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं। तो और हम अपील भी करते हैं, आपके जो सुझाव हैं आप बेखौफ होकर हमें अपने सुझाव दें। हम आपकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, और आपको जहां भ्रांतियां हो रही है आप हमें उसकी प्रतिक्रियाएं दें, और मैं आपकी बातों को बिल्कुल रखूंगा। और लेकिन थोड़ा तार्किक होना चाहिए, भाषाई शालीनता होनी चाहिए। हम आपकी बातों को निश्चित तौर पर रखेंगे। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए, अब ये कांग्रेस की बात को अब हम लोग दरकिनार करते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस एक हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी हो गई। क्षेत्रीय पार्टी नहीं, अब वो बीता हुआ कल, कांग्रेस अब बीता हुआ कल हो चुका है। और उनको जो है अब किसी अपना दल में अपने आप को मर्ज कर लेना चाहिए। नहीं, अगर जब तक कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन नहीं आती, देखिए कांग्रेस के साथ में आज यूथ नहीं है, बिल्कुल यूथ नहीं है। तेजस्वी के साथ में यूथ जाता है, लेकिन कांग्रेस के साथ में यूथ नहीं जाता है। कांग्रेस हर चीजों को अपने सेंट्रल नेतृत्व पर थोप रही है। बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार में कांग्रेस के जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता थे उन्हें दरकिनार किया गया, और उसी का यह परिणाम है। पिछली बार आपको महागठबंधन के तहत 40+ सीटें आई थी, उसका आपने क्या लाभ उठाया? कुछ भी तो आपने लाभ नहीं उठाया, तब तो आपको जनता ने नकार दिया। लेफ्ट मजबूत बन के उभर गया, जबकि लेफ्ट खत्म हो चुका था। तो कांग्रेस को अब मंथन करने की जरूरत है, बड़े स्तर पर मंथन करने की जरूरत है। और अभी आप जैसे आपने कहा झारखंड की बात, थोड़ा सा आपको वहां भी बोलना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि आप दर्शकों से सीधे थे। देखिए, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में भी जो पिछला जो भाजपा जो यहाँ से मतलब गायब हुई, उसके पीछे हम कहें तो यहाँ के जो शीर्ष नेता जो आजसू के साथ जो गठबंधन करने में जो उनका जो चूक गए, उसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा है। उसके बाद कुछ पिछले मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी जो थोड़ा बड़बोलेपन कहें, थोड़ा बयानबाजी, और सरयू राय की आप बात करें, सरयू राय ने साबित कर दिया कि वो क्या चीज है, और आपने उनको दरकिनार किया। और उनको दरकिनार करने का परिणाम क्या हुआ कि आप भले बिहार जीत करके आ गए, लेकिन आप दुमका और बेरमो भी हार गए हैं। यहां भी पूरा तंत्र लगा हुआ था, यहां भी जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सिस्टम लगी हुई थी। सब सारे बड़े नेता यहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन जीत का छोटा अंतर नहीं था। 6,500 7,000 के आसपास से लुइस मरांडी हारी है, 10,000 से वहां बेरमो हारे हैं, छोटा अंतराल नहीं था। तो आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर जो है आपका काम तंत्र नहीं करता, क्योंकि यहाँ सरकार में कोई और बैठा हुआ था ना, यहाँ सरकार में कोई और बैठा हुआ था, और वहां तंत्र आपका काम कर गया। सारे जो वहां के विपक्ष बैठे हुए हैं सभी तो करीब 12 से 15 सीट ऐसे दिखा रहे हैं जहां की निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उनको विजयी घोषित कर दिया गया था, लेकिन एन वक्त उनका जो है रोक दिया गया और फिर वहां पर पलट दिया गया। ये कौन खेल हुआ?
देखिए कि हमारे साथ तरारी विधानसभा से हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, उन्होंने अखिलेश यादव हैं, वो कहते हैं आरजेडी जिंदाबाद था और रहेगा, जनता उनके साथ ही है। तरारी विधानसभा से हूं मैं और वहाँ मैं आरजेडी को जिंदाबाद ही कहूँगा। देखिए मतलब जो कमेंट आ रहे हैं आप देख सकते हैं हमारे डिजिटल चैनल पे या हमारे उस पे सारे पे, तो लोग आरजेडी को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। बिहार की जनता आरजेडी की तरफ ज्यादा रुख मन बता रही है। ये उनका अधिकार है, आप और अच्छी बात है हमारे लिए, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके जो भावना है उनका हम सम्मान करते हैं। और हमारे चैनल आरजेडी नहीं, हमारे चैनल कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल बीजेपी भी जुड़े हुए हैं, लेफ्ट के लोग भी जुड़े हुए हैं, सबका हम आभार करते हैं। और अगर इस तरह की उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि आरजेडी ने जिस तरह परफॉर्मेंस किया है उसको नकार नहीं सकते हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, कोई नहीं नकार सकता। सीट शेयर अभी आपने तुलना किया था कि इनका जो है 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ जो है मतलब मतदाताओं का जो है रुझान तेजस्वी की तरफ रहा। ये आप समझ रहे हैं, 20 हेलीकॉप्टर पूरा कुनबा स्टेट से लेकर पूरा नेशनल कुनबा, एनडीए का, भाजपा का कुनबा, एक अकेला तेजस्वी के लिए। और उसके बाद वो अपना लाते हैं 82 लाख 85 लाख के आसपास लाते हैं। आप बता रहे मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है, कहीं मोदी मैजिक नहीं है। हाँ, आपका कैडर वोट था, आपने कैडर वोट को कन्वर्ट किया मत में, लेकिन तेजस्वी को आप हल्के में कैसे आप ले सकते हैं? मैं नहीं समझता हूं तेजस्वी हल्के में लिया था। उन्होंने 1 करोड़ लोगों को लुभाया है, 1 करोड़ मतदाताओं का वो हीरो है। वो आप मोदी जी नहीं है वहां, मोदी जी वहां नहीं है 1 करोड़ लोगों के चहेते। और कैसे आप कह सकते हैं कि और आरजेडी ने उन्हें वोट दिया है? अगर और डीप अध्ययन करेंगे तो हर दल ने, हर वर्ग से तेजस्वी को वहां मत मिला है। इसलिए वहां एक बार कह रहे तेजस्वी से अगर कोई गलती हुई है तो वो कांग्रेस को इतनी सीटों पर साथ लेकर चलना उनके लिए गलती हुई है, नहीं तो आज सिनारियो कुछ और हुआ रहता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपके साथ फिर मैं जुड़ूंगा और मैं आपको फिर से बता दूं कि कहीं किसी रूप में, जिस तरह संतोष जी हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़े थे और हम लोग किसी तरह से बात कर रहे थे, तो मैं आपको इसी तरह से बताऊं कि अगर कहीं किसी रूप में, अगर जो चुनाव था तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन के लिए चुनाव लड़े थे तेजस्वी यादव, महागठबंधन में चेहरा थे तेजस्वी यादव, एनडीए के चेहरा थे नीतीश कुमार, युद्ध यहां जो हुआ था, युद्ध अगर हुआ था, मैं युद्ध के स्तर की बात करूं तो युद्ध था वो तेजस्वी वर्सेस मोदी की युद्ध थी। और इसमें सीएम का चेहरा नहीं था कोई, आपको बता दूं सीएम नीतीश कुमार थे, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा कहीं ना देखते हुए तेजस्वी वर्सेस मोदी, अगर किसी चैनल ने भी दिखाया तो तेजस्वी वर्सेस मोदी को पसंद किया लोगों ने। देखिए अगर हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं उन दर्शकों को बताता हूं कि जिस तरह से आपने तेजस्वी को अपना सरकार माना और तेजस्वी के लिए आपने इतनी सभाएं में उनको अगर समर्थन दिया, लेकिन तेजस्वी, मैं कहता हूं या लगभग वहां की जनता कह रही है तेजस्वी चुनाव हारे नहीं है, वो जीत गए हैं। इसीलिए आपके समक्ष एक ऐसा नेता पैदा हो गया है जो बिहार में आने वाले समय में वो किसी के लिए भी नाक में दम कर सकता है। मतलब जो पिछले विधानसभा चुनाव पहली बार लड़कर के आए थे, जीते थे अपने पिता के दम पर, लेकिन इस बार वो अपने दम पर चुनाव लड़े और अपने प्रत्याशी को भी दम पर चुनाव लड़वाया और जितवाया। ये जो सबसे बड़ी बात थी, ये जो बात थी तेजस्वी में देखने को मिली। पूरा भाजपा का कुनबा उनको पटकने में लगा रहा, लेकिन शायद उनको कोई पटक नहीं पाया और उस जगह पर वो भाजपा के कुनबे से भी अलग निकलकर वो अपने जीत दर्ज करते हैं, पूरे प्रत्याशियों को जीत का इतिहास लिखते हैं और उस जीत के दर्ज में अपना एक नाम दर्ज कर स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है तेजस्वी यादव ने। हालांकि वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी परिपक्वता के साथ चुनाव लड़ा और बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने मोदी जी का और मैं कह सकता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी का और वहां के सीएम नीतीश कुमार का जवाब दिया। कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। जिस तरह से कांग्रेस में कोई ऐसा जनाधार अब नहीं बचा। मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कांग्रेस के लिए युद्ध के स्तर पर लड़ाई लड़ सके। कांग्रेस में एक आग, मैं कह सकता हूं युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला एक यूथ जनरेशन वाला नेता चाहिए जो उनके लिए लड़ सके, जो उनके लिए बोल सके और उनके लिए भीड़ इकट्ठा कर सके। ऐसे समय में अगर कोई भी स्थिति आता है तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। कांग्रेस को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बनती जा रही है। कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। चलिए तब तक के लिए मुझे दी जाएगी इजाजत, लेकिन आप इंडियन न्यूज वायरल को लगातार देखते रहें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। मैं आपके पास और भी आंकड़ों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप अपने मनमोहन को दीजिए इजाजत।